Hello guys, my name is Tanuja Sharma. I am your chemistry teacher and welcome to CTS. तो आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल रिएक्शंस। चलिए बात कर लेते हैं पैरेलल रिएक्शंस के बारे में। पैरेलल रिएक्शन सबसे पहले बात करते हैं होती क्या है। बताओ क्या होती है पैरेलल रिएक्शंस। रिवर्सिबल तो हमने पढ़ ली थी लास्ट क्लास में, है ना। ओके, देखो पैरेलल रिएक्शंस में होता क्या है कि आपका रिएक्टेंट तो एक ही होगा लेकिन साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट दो बन रहे होंगे। ठीक है, कि एक ही रिएक्टेंट से आपके दो प्रोडक्ट बन रहे हो। जैसे नहीं पता, ऐसा भी होता है। हाँ होता है। अरे याद करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते थे तो आपके कई बार चांसेस भी तो होते थे कि एलिमिनेशन हो सकती है ना। अरे नहीं होते थे, तभी तो तुम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हो सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, कि कहां पर सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा, कहां पर एलिमिनेशन ज्यादा होगा। होता क्या है जनरली, जब सपोज मैंने लिख दिया ये इस तरह से C2H5Br लिख दिया मान लीजिए, और मैंने यहां पर डाल दिया KOH। ठीक है, तो अब क्या होता है बेटा, ये OH इस पर अटैक करके ये भी बना सकता है C2H5OH। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं, ये भी बना सकता है C2H5OH, है ना। ये तो सब्स्टिट्यूशन करके बनाया इसने। लेकिन अगर ये एलिमिनेशन करे तो ये C2H4 भी बना सकता है, यानी इथीन भी बना सकता है। ठीक है, तो यही क्या हो गई आपकी पैरेलल रिएक्शंस हो गई। अब पैरेलल रिएक्शंस क्या होती है, जब कोई भी रिएक्शन होगी बेटा तो उसमें दो प्रोडक्ट, ये भी बन रहा हो, ये भी बन रहा हो। ऐसा हो सकता है कि एक प्रोडक्ट ज्यादा हो, एक प्रोडक्ट कम हो, पर बन दोनों रहे हो। और एग्जाम्पल दूं तो आप याद करो फिनॉल का नाइट्रेशन कराते थे, है ना। जब फिनॉल का आप नाइट्रेशन कराओगे, जब आप फिनॉल का नाइट्रेशन कराओगे तो आपको एक मिलेगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और एक मिलेगा पैरानाइट्रोफिनॉल। रिमेंबर, तो अब ये क्या है, ये क्या है, पैरेलल रिएक्शंस है। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी आपको एक के साथ कई प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ये है आपका पैरेलल रिएक्शन, कि एक ही रिएक्टेंट से आपके दो अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, एक का कंसंट्रेशन ज्यादा है, एक का कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई हमारी एग्जांपल्स की बात। देखो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो हम ये सब डील करेंगे कि कहाँ पे कौन मेजर बनेगा, कौन ज्यादा बनेगा, कौन माइनर है, कौन मेजर है। लेकिन इस ब्रांच पे यानी कि केमिकल काइनेटिक्स में हम डील करेंगे कि आपको अरे एक बात बताओ यार, मेजर माइनर डिसाइड कैसे करोगे। हमने वहां तो ऑर्गेनिक फैक्टर्स लगा दिए, किससे, केमिकल काइनेटिक्स से। भाई इसी से तो करेंगे, इसी से तो जब हम प्रैक्टिकल करके निकालते हैं और इसी से तो हम अपनी एक्सप्लेनेशंस को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ जो एक्सप्लेनेशन ऑर्गेनिक दे रही है वो फिजिकल के अकॉर्डिंग भी बिल्कुल सही है। बात समझ आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनके काइनेटिक्स को डील करने वाले हैं कि पैरेलल रिएक्शन काइनेटिक्स कैसी होगी, कैसे। मान लीजिए मुझे इसका यील्ड निकालना हो, ये निकालना हो कि B कितना परसेंट बना है, C कितना परसेंट बना है, तो मैं कैसे निकालूंगी। अगर मुझे इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकालना हो, मुझे इस रिएक्शन का रेट निकालना हो, तो मैं कैसे निकालूंगी। ठीक है, अगर मान लो मुझे ये निकालना हो कि B कितना बन रहा है, यानी कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B निकालना हो या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C निकालना हो, तो मैं कैसे निकालूंगी। तो यही सब हम आज के सेशन में पैरेलल रिएक्शंस के सेशन में सीखने वाले हैं। देखो बेटा अभी जब मैं आपको ये सब सिखा दूंगी तो उसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगी कि न्यूमेरिकल आपके पैरेलल पे कैसे आते हैं। ठीक है, तो चलो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, पहले ही बता रही हूँ, बाद में मत कहना बताया नहीं मैम ने। देखो बेटा मान लो कि इसका जो रेट कांस्टेंट है, यानी जो फर्स्ट रिएक्शन आपकी हो रही है इसका रेट कांस्टेंट है K1 और जो सेकंड रिएक्शन है इसका रेट कांस्टेंट है K2। ठीक है, अब देखो अब अगर मुझे इसका रेट ऑफ, यानी मुझे DRE लिखना है, बताओ जल्दी, DRE क्या है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ये लिखना है। यानी कि मेरा A कितना डिकम्पोज हो रहा है, यानी कि अब मुझे अगर लिखना हो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ A, तो वो बराबर क्या होगा, देखो माइनस का dA बाय dt इज इक्वल्स टू, देखो बेटा इसका जब लिखेंगे ये नेट रेट के बराबर होगा, है ना, नेट रेट के बराबर होगा। नेट रेट देखिए ये क्या होगा, K1A
वही ए डिकम्पोज हो रहा है ना मेरा, ठीक है, ए डिकम्पोज हो रहा है, तो ये जो है देखना रेट कैसे निकालते थे भाई, रेट कैसे निकालते थे, रेट बराबर रेट कांस्टेंट और जो आपका रिएक्टेंट और उसका ऑर्डर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बेटा, पैरेलल रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। अभी जो आप पढ़ रहे हो फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं, प्लस K2 A, ये 1 ही आएगा पावर में, लिखो मत लिखो, ठीक है। अच्छा अब इतना काम अगर मैंने कर ही लिया तो मैं इसको कॉमन ले लूं, ये हो जाएगा मेरा K1 K2, ये हो गया मेरा A, गुड। अब देखिए बेटा ये A कहाँ जाएगा, यहाँ, और इसको ले जाओ उस तरफ, तो ये मेरा आ गया A और यहाँ हो गया K1 प्लस K2 BP, बताइए हो गया ना। चलिए अब अगर ये हो गया तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको इंटीग्रेट कर सकती हूँ, यही तो करते थे फर्स्ट ऑर्डर में भी, जब हमें फॉर्मूला निकालना होता था, तो आप इसको इंटीग्रेट कर दो। यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा किसके, टाइम 0 से टाइम t तक, और यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा इनिशियल कंसंट्रेशन से फाइनल कंसंट्रेशन तक। बताओ क्या इतनी बात समझ आ गई? वेरी गुड। अब देखो अब तो कुछ नया नहीं है, जो आप फर्स्ट ऑर्डर में करते थे वही करना है। देखिए हाँ, एक और चीज मुझे बताओ, ये जो K1 प्लस K2 है, जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन में मैंने उसको कह दिया था रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों को ऐड करके मैंने क्या कहा था, ये क्या है, एपरेंट रेट कांस्टेंट और नेट रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पर भी कह सकती हूँ ना, कह सकती हूँ, तो मैं इसको बोल दूंगी बेटा नेट रेट कांस्टेंट और एपरेंट रेट कांस्टेंट लिख लेंगे बेटा। ये क्या हो गया मेरा, नेट रेट राइट नहीं, रेट कांस्टेंट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे लिमिट्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर जो लिमिट आएगी, मतलब इसको मैंने कर दिया K डैश T, अब यहाँ जब करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, ln A0 बाय AT, माइनस का साइन है रिवर्स हो जाएगा बेटा वो, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो मेरा फॉर्मूला आया है, देखो ध्यान से, वो बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर वाला नहीं आया, 2.303 लॉग इनिशियल डिवाइडेड बाय बची हुई कंसंट्रेशन, यही तो आया है। कुछ नया नहीं है, बस यहाँ पर क्या हो गया बेटा, मेरा एपरेंट रेट कांस्टेंट आ गया, नेट रेट कांस्टेंट आ गया, जो कि वहां नहीं आता था। क्लियर? चलो अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में विल्मीज रिलेशन कराया था और उसका ग्राफ भी बताया था। क्या था विल्मीज रिलेशन, याद करके बताओ। क्या था, AT यानी कि जो फाइनल कंसंट्रेशन है दैट इज A0 e की पावर माइनस का KT, इसका ग्राफ भी कराया था, याद करो बेटा, ग्राफ ऐसे जाता था, इसका एक्सपोनेंशियल डिके हो रहा था। हाँ ठीक है, गुड। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ के लिए, योर एग्जाम, योर नीट एंड IIT एग्जाम, ठीक है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे बेटा, ये हो गया। ओके, तो अगर मुझे इसके लिए लिखना हो, यानी इस वाली इक्वेशन के लिए लिखना हो, तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ AT बराबर A0, जस्ट लाइक दैट, जैसे ये लिखा हुआ है बिल्कुल इसी तरह से मैं इसको K को लिख दूं K डैश, और ये मेरा K डैश बराबर हो गया इसके। बताओ क्या रटना पड़ रहा है, क्या याद करना पड़ रहा है, क्या नहीं ना, जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए है वही पैरेलल के लिए हो रहा है। सोचो रिवर्सिबल में तो भी आपको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन देखनी पड़ती थी, यहाँ तो वो भी नहीं है, कितनी आसान। ठीक है, क्लियर? रटना नहीं है बेटा, अभी तो कुछ नहीं रटना है, समझ के ट्रिक बनानी है, समझ के ट्रिक समझेंगे बेटा। देखिए ट्रिक ऐसा नहीं है सीधे ट्रिक पढ़ लो, ट्रिक पढ़ने से पहले एक बार समझ लोगे तो ट्रिक भी याद रहेगी, वरना ट्रिक तो याद रहेगी, तुम्हें ये याद नहीं रहेगा ये लगानी का है, समझ लो। इसीलिए पहले बेसिक समझो, ठीक है, उसके बाद ट्रिक समझो, क्योंकि तभी वो ट्रिक याद रहती है कि वो लगाने का है। अदरवाइज ट्रिक यहाँ रहती है और सवाल में समझ नहीं आ रहा होता कि लगाना क्या है। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट ना? गुड गुड। अब आगे बढ़ते हैं।
देखो बेटा, अगर मेरा इतना काम हो गया, इतनी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी, तो फाइनली आपको ये याद रखना है, मार्क कर देती हूँ, स्टार मार्क। ठीक है, ये दोनों आपको यहाँ से जो मैंने टोटल आपको समझाया उसमें से मेरा ये कंक्लूजन निकल के आ गया, जो मुझे अपने किसके लिए चाहिए, जल्दी बताओ, न्यूमेरिकल्स के लिए चाहिए। अब आगे आते हैं। देखो बेटा, अब अगर कोई आपसे पूछे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी बता दो, तो बता सकते हो क्या? देखो, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी यानी कि डीबी बाय डीटी, जल्दी बताओ क्या होगा? डीबी बाय डीटी बराबर क्या होगा? K1 A, राइट? अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी बता दो भैया, यानी कि डी सी बाई डी टी अगर आपसे पूछ ले, तो बराबर क्या होगा भाई? K1, K1 नहीं, K2, ठीक है, K1 नहीं लेंगे, क्या लेंगे? K2 लेंगे, ये हो गया मेरा K2A। ओके, ये हो गई सपोज मेरी इक्वेशन 1, ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। अगर आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो बेटा, तो आपका क्या आ जाएगा? dB बाय dC, t से तो t कैंसिल आउट और a से a कैंसिल आउट, क्या आ गया? K1 बाय K2। अच्छा, तो क्या मैं इसको फाइनली लिख सकती हूँ? B बाय C इक्वल टू K1 बाय K2। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं लिख सकती? मुझे किसने रोका, है ना? लिख सकते हैं। तो ये क्या, देखो, ये फाइनली आपको ये नहीं बता रही कि जो कंसंट्रेशन है, जो मेरी बन रही कंसंट्रेशन है, वो जो कंसंट्रेशन है वो किसके प्रोपोर्शनल है? हाँ, रेट कांस्टेंट के, है ना? रेट कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल है, रेट कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल है। और कह सकती हूं मैं, ये प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ फॉर्मेशन के, कह लो, चाहे रेट कांस्टेंट के कह लो, क्या है बेटा? ये प्रोपोर्शनल है। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ आई? ठीक है बेटा, ये भी आपका डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स पे अप्लाई होगा, तो इसको भी आपने ये यहां से क्वेश्चन आ सकता है, देख लो, वो कहां से बेसिक उठा के देख लो, ठीक है? यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको पता चल गया कि बात के साथ में क्या करना है, ये वाला रिलेशन याद रखना है कि भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर होती है तो बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला होगा उसका, बस रेट कांस्टेंट की जगह क्या आ गया? एपरेंट रेट कांस्टेंट आ गया। अब आगे आते हैं, ये फॉर्मूला भाई सिंपल है ना? ये तो याद ही नहीं रखने पड़ रहे। फिर अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो B बाय C बराबर किसके आ जाएगा बेटा? रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट कांस्टेंट इनके, यानी कंसंट्रेशन डायरेक्टली इनके प्रोपोर्शनल हो जाएगी। क्लियर? डन? बात समझ आ गई? वेरी गुड। अब बढ़ते हैं हम आगे कि हमें सवाल कैसे करने हैं। अच्छा बेटा, ये मैंने आपको 1 2 3 फॉर्मूला बताए हैं, बस एक फॉर्मूला और बताने दो, फिर हम न्यूमेरिकल करते हैं। जो नेक्स्ट फॉर्मूला है दैट इज ऑफ परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला है, देखिए बेटा, जब आप परसेंटेज यील्ड निकालेंगे, यानी कि ए जो है उसने बी भी बनाया और सी भी बनाया, लेकिन बी का परसेंटेज कितना है और ए का परसेंटेज कितना है, सी का परसेंटेज कितना है, ये अगर आपको पता लगाना है तो आप कैसे पता लगाओगे, ये सीखिए। देखिए बेटा, परसेंटेज ऑफ बी, परसेंटेज यानी कि यील्ड निकाल लो, यील्ड, ठीक है, यील्ड परसेंटेज ऑफ बी, तो क्या होगा? कुछ नहीं करना, इसका जो रेट कांस्टेंट है K1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 इंटू 100। अब ऐसे ही बिल्कुल परसेंटेज ऑफ सी अगर निकालनी है तो वो क्या है? K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 इंटू 100। क्या आपको इतनी बात समझ आ गई? ओके, वेरी गुड। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस कैसे करने हैं? क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, फॉर अ रिएक्शन, इसको हटा दो, लिख लेना, इसको हटा देती हूँ। फॉर अ पैरेलल रिएक्शन, और ये लिख लेना A gives B, A gives C, फॉर अ पैरेलल रिएक्शन
इसको हटा दूंगा, ओके हटा दिया। देखते हैं ए जो है ये देता है बी और सी, यहाँ पर मुझे गिवन है K1 और यहाँ पर गिवन है K2। मेरा जो K1 है दैट इज 2 into 10 raised to power minus 3, K2 is 2 into 10 raised to power minus 3। ठीक है, ऑफ कोर्स इनकी यूनिट होंगी क्या, यूनिट कुछ भी ले लो आप, कुछ भी क्या, सेकंड इनवर्स ले लो या आर इनवर्स या मिनट इनवर्स, ठीक है, चलो मैं ले लेती हूँ सेकंड इनवर्स। ठीक है, मैंने इनकी ये यूनिट ले ली है, ओके। अब वो हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन में ये हमसे पूछ रहा है कि फाइंड रेट ऑफ appearance of B when 2 molar concentration of A, 2 molar is the initial concentration of A। ठीक है, हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है, ओके। ऑप्शंस नहीं दे रही हूँ, सीधे सॉल्व कर लेते हैं, ऑप्शंस में तो आप ढूंढ ही लोगे, है ना। तो चलो अब देखो बेटा, उसने K1 दे दिया, K2 दे दिया, ये सब मुझे दे दिया और मुझे उसने कंसंट्रेशन A की दे दी है और पूछ क्या रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस। रेट ऑफ अपीयरेंस क्या था देख लो, क्या था भाई, रेट ऑफ अपीयरेंस बी अपीयर हो रहा है तो प्लस लगा देंगे, dB by dt बराबर किसके इक्वल होगा बेटा, जल्दी बताइए जल्दी बताइए, ये तो रेट ऑफ अपीयरेंस हो गया, ये किसके इक्वल होगा, K1A के, और अगर K1A के प्रोपोर्शनल होगा तो जल्दी बताओ भाई K1 क्या है, कहाँ है, वो रहा K1, तो K1 हो गया 2 into 10 raised to power minus 3, ओके। एंड वेयर इज 2, ये रहा बेटा, ये वेयर इज A, 2 नहीं A, तो ये रहा मेरा A। तो A का कंसेंट्रेशन मैंने यहां रख दिया और मेरा आंसर आ गया 4 into 10 raised to power minus 3 मोलर पर सेकेंड, या फिर पूरा लिख लो मोल पर लीटर पर सेकेंड। यूनिट्स को बेटा कभी नहीं भूलना, यूनिट्स को कभी मत भुलाना, तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर यूनिट्स को कभी नहीं भुलाओगे तो, ठीक है। अच्छा अब आगे आते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं परसेंटेज निकालने के लिए, तो परसेंटेज यील्ड तो आप यहां से निकाल ही सकते हैं, निकाल सकते हैं ना भाई, कैसे निकालोगे, K1 परसेंटेज यील्ड बी की अगर पूछ ले, ये तो क्या था, ये तो था रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस का रेट क्या है। अगर आपसे पूछ ले तो परसेंटेज यील्ड बराबर क्या होगी, K1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 इंटू 100। एक निकाल के मैं दिखा देती हूँ, अगली आप खुद निकाल लीजिएगा, कितना हो गया 2 into 10 raised to power minus 3 और 2 into 10 raised to power minus 3 प्लस, एक मिनट, ये दोनों सेम है ना, इसको 4 कर लो, ठीक है। अच्छा इसको 4 कर लो बेटा, ये काम करो, इसको 5 कर दो, 5 6 7 4 ही करो, कट जाएगा आराम से। अब देखो बेटा, ये भी देख लेना, जहां पर जिसका ये ज्यादा होगा, जिसका ये रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा उसका कंसेंट्रेशन भी ज्यादा होगा, यानी कि बी और सी में सी ज्यादा बनेगा बी से। बात क्लियर हो रही है, क्योंकि प्रोपोर्शनल था ना बेटा, तो आप रेट कांस्टेंट देखकर भी बता सकते हो कौन ज्यादा बनेगा। एक मिनट उल्टा बोल दिया, माइनस में है पावर, प्लस में नहीं है, माइनस में प्लस में नहीं है, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट देख लेना कौन ज्यादा है, ठीक है, वही ज्यादा बनेगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात, वही उल्टा बोल दिया मैंने, यहाँ ये प्लस में नहीं पावर माइनस में है, तो रेट कांस्टेंट जिसका ज्यादा वही उसका कंसेंट्रेशन भी ज्यादा, ठीक है। अब आ जाओ, यहाँ हो गया, यहाँ पर रख देंगे हम कितना 4 into 10 raised to power minus 3, बेटा आप इसको कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा आपका 6 into 10 raised to power minus 3, ये कट गया, 100 आपने मल्टीप्लाई यहाँ पर किया ही हुआ होगा, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 1/3 into 100, यानी कि 100 का तिहाई 33.33% आ जाएगा। Am I clear with it? ओके, तो आपको अगर इतना पोर्शन समझ में आ गया तो देखना, एक टाइप का, फर्स्ट टाइप का सवाल है ये, सेकंड टाइप का सवाल है ये।
कि वो आपसे क्या पूछ ले बेटा, आपसे पूछ ले परसेंटेज यील्ड। ओके, क्लियर। चलो अब एक क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाओ बेटा, आया हुआ क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, ठीक है, इसको हटा रही हूं मैं, फटाफट से लेते हैं सवाल। देखिए अब हो रहा है सवाल हाजिर। ए जो है यहां देता है बी और देता है ये सी, ठीक है, K1 गिवन है, K2 गिवन है, और आपको निकालना है परसेंटेज, फाइंड परसेंटेज यील्ड ऑफ बी एंड सी, परसेंटेज यील्ड निकालनी है, ठीक है। इसका K1 जो गिवन है दैट इज 1.26 10 to the power minus 9, 1.26 10 to the power minus 9 second inverse, and K2 is 3.86 10 to the power minus 5 second inverse, ठीक है, ये फॉर्मूला है भाई। अब आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, तो क्वेश्चन देख रहे हो कितने सिंपल आ रहे हैं, बहुत ही सिंपल सवाल है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको इसमें करना पड़ेगा, और फॉर्मूला वही है परसेंटेज ऑफ बी एंड परसेंटेज ऑफ सी, K1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, तो आपका ऊपर आ जाएगा, एक मैं करके दिखा रही हूं बेटा, अगला आप खुद करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि आपका आंसर कितना आ गया, ठीक है बच्चे। अब आप इसको खुद सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज ऑफ बी आ जाएगा और फिर परसेंटेज ऑफ सी भी आप इसके बाद निकाल लेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे कि आपका आंसर कितना आया है, ठीक है। एंड चलो अब चलते हैं एक स्पेशल एग्जाम्पल पर। यहां तक तो आपने कॉन्सेप्ट सीख लिए बेटा, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, बट अगर आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो कि यहाँ पर मान लो लिख दे 2b, यहाँ लिख दे 3c, तब आप सवालों को कैसे करोगे, ठीक है, एंड दैट वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, जो ये स्टोइचियोमेट्री जब आपको ये दे देगा, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे स्पेशल एग्जाम्पल, और उस स्पेशल एग्जाम्पल से भी क्वेश्चंस ऑफ कोर्स उससे तो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है उनका। शुरू करते हैं अपना स्पेशल एग्जाम्पल। स्पेशल एग्जाम्पल क्या था मेरा स्पेशल एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया भी था कि ए है, इससे क्या मिल रहा हो बी, यहां मिल रहा हो सी, लेकिन आगे लिखी हो स्टोइचियोमेट्री, ठीक है, बी सी स्टोइचियोमेट्री। ये तो पोएम जैसा नहीं लग रहा कुछ, है ना, 2b, ओके, ए से बना 2b और यहाँ मान लीजिए मैंने लिख दिया 3c, ये है K1, ये है K2। अच्छा देखिए अगर मान लीजिए मैं आपसे यहाँ पर रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछूं कि बी का रेट ऑफ फॉर्मेशन कितना होगा, यानी कि dv बाय dt, तो बेटा आपका ये K1 ए तो जाएगा ही, बस आपका ये जो स्टोइचियोमेट्री यहाँ आया है ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में, पावर में नहीं मल्टीप्लाई में, जो भी स्टोइचियोमेट्री होगी वो कहाँ आ जाएगी बेटा, आपके मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ जाएगी। Am I clear with it? Yes, good। अब देखते हैं आगे, अगर मैंने लिख दिया dc by dt, तो अगेन ये वाली स्टोइचियोमेट्री कहाँ आ जाएगी, पावर में नहीं मल्टीप्लाई में, 3k2a। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं दोबारा से इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 करके डिवाइड करूंगी तो मेरा dt से dt गया, dv by dv, a से a कट जाएगा, dv by dc, और ये मेरा आ गया 2k1 डिवाइडेड बाय 3k2, और फिर लिख सकती हूं मैं b by c इक्वल टू 2k1 बाय 3k2। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि जिसका रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोपोर्शनल है तो वो ज्यादा अमाउंट में भी बनेगा। आई होप आई एम क्लियर विद इट, ठीक है। तो चलो अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो अब चाहे मैं स्टोइचियोमेट्री कुछ भी रख दूं,
आपका फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, आपको क्लियर हो गई ये बात? ओके, पावर में कभी मत लगाना। चलो अब आगे चलते हैं बेटा। अगर मैं आपसे परसेंटेज यील्ड पूछूं बी का, तो वो क्या होगा? बी का ये इसके सामने 2K1 है ना, अब इसको इसकी कंसंट्रेशन मान के चलो, ठीक है, तो ये हो गया 2K1 डिवाइडेड बाय 2K1 प्लस 3K2 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब आते हैं परसेंटेज ऑफ सी पर। सी कितना हुआ? 3K2 डिवाइडेड बाय 2K1 प्लस 3K2 मल्टीप्लाई बाय 100। बताओ क्या आपको इतनी बात समझ आ रही है? आ तो गई। तो अब एक छोटा सा फॉर्मूला और सीख लो बेटा, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, ट्रिक समझिएगा आप इसको। ये जो है बेटा, ये फाइनली ये आपकी ट्रिक ही निकल कर आती है, इतना सब आपको सीखने की जरूरत नहीं है। इतना जैसे मैंने बार बार आपको डेरिवेशन करके बताया था ना, वो डेरिवेशन आपको एग्जाम में नहीं करना, वो डेरिवेशन सिखाया इसलिए था ताकि आप इसको सीख सको। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो फाइनली ट्रिक इज दिस कि जो कंसंट्रेशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, ये रहा रेट कांस्टेंट। क्लियर? डन? ओके। अच्छा, अब एक चीज जो मुझे आपको बतानी थी, हाँ, वो था कि जब आपको निकालना हो AT, ठीक है, AT क्या होता है जल्दी बताओ? A नॉट। जब आपको निकालना हो A नॉट यानी कि इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, या इनिशियली हमारा A कितना था, ठीक है, इनिशियली हमारा जो रिएक्टेंट था वो कितना था, तो वो बराबर क्या होगा? वो बराबर क्या होगा बेटा? जो आपका फाइनल रिएक्टेंट है, यानी जो बचा हुआ है, जो बची हुई कंसंट्रेशन है, और बी की जो फाइनल कंसंट्रेशन है, भाई जो बन गई है एट टाइम t, जो बन गई कंसंट्रेशन है वो डिवाइडेड बाय 2, जो स्टोइचियोमेट्री है उसको आप उससे डिवाइड कर देंगे बेटा, और सी वाले को अगेन उसकी स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड कर देंगे। क्या आपको इतनी बात क्लियर हो गई? स्टोइचियोमेट्री से क्या कर देंगे, इसके बाद डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्लियर? डन? ओके, तो आपको याद रखना है ये वाला फॉर्मूला, ये वाले फॉर्मूलाज और ये वाले फॉर्मूलाज, और मैंने आपको क्वेश्चन का तरीका ऑलरेडी बता दिया है कि क्वेश्चन पैरेलल रिएक्शन से किस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो ऑल यू नीड टू डू इज प्रैक्टिस। ठीक है, और अब क्या, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और खुश रहो। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में, एंड नाउ बाय।